प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है पथिक काव्य में प्रकृति चित्रण। मनुष्य और प्रकृति का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। आज भले ही वह वन पर्वतों और नदी सरोवरों का साहचर्य त्याग कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे, परंतु उसका प्रकृति के प्रति अनुराग किसी प्रकार हटाए नहीं हटता। आज भी जब उपवन में नव वसंत के फूल खिलते हैं तब उसका मन आनंद विभोर हो जाता है। प्रकृति आज भी हमारे सुख दुख की वैसी ही संगनी बनी हुई है जैसी कि आज से हजारों वर्ष पहले थी। पंडित राम नरेश त्रिपाठी प्रकृति देवी के अनन्य उपासकों में से एक हैं। इन्होंने पथिक खंड काव्य के प्रत्येक सर्ग के आरंभ में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। इसमें प्रभात और चांदनी रात का आकर्षण देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त वन, पर्वत, नदी और समुद्र तट इत्यादि के भी सफल वर्णन किए गए हैं। गाँव की सीमा को छूता हुआ निर्मल जल का नाला अविराम गति से निरंतर बहता है। नज़दीक की हरियाली से लदी हुई पर्वतों की श्रृंखला, कहीं काली काली चट्टानें हैं, कहीं आईने की तरह साफ सरोवर और कहीं हरे भरे तथा तेज निर्झर हैं। फलों से लदे नारियल के पेड़ उन स्तंभों की तरह खड़े हैं जिन पर आकाश टीका सा दिख पड़ता है। कहीं झाड़ियां हैं, उन पर सुगंधित लताएं फैली हैं। पहाड़ी रास्ते छायादार वृक्षों से आच्छादित हैं। इनके नीचे उन्मत्त मना पहाड़ियाँ बड़ी भली दिखाई पड़ती हैं। झरने काफ़ी ऊंचाई से झर रहे हैं। उनकी धारा साफ शीतल है। इनके किनारे अटल शांति का निवास है। कहीं शिला पर बैठकर कोई चाहे तो अपने मन के उत्ताप को मिटाकर अपरिमित शांति का उपभोग कर सकता है। क्षितिज पर जल वर्षा से धूमिल छटा छाई हुई है। नीचे हरे भरे धान के खेत फैले हुए हैं जिनके बीच निराली छटा से युक्त कमल के फूलों से भरे सरोवर हैं। वे ऐसे मालूम पड़ते जैसे हजारों नैनों से कमल आकाश सरोवर का सौंदर्य निहार रहा हो। केले के वृक्षों से आच्छादित धरती देखकर आंखें नहीं अघाती। चारों ओर गेहूं, चना, मटर और जौ के खेत लहरा रहे हैं। नीम, कदम, आम तथा इमली की सांवली धूम रहित छाया का सेवन करने से शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। बगीचे की विस्तृति में ऊपर कोमल स्वच्छ वायु में बैठकर किसान श्रम का समन करते हैं। कोयल का आलाप, पपीहे की विरहाकुल वाणी, तोते मैने का विवाद तथा बुलबुल की प्रेम कहानी के बीच मधुर प्रेम गीत गाकर युवतियाँ खेतों की घास साफ करती हैं। स्वच्छ जल के तालाब में तरह तरह के फूल खिले हैं। चारों दिशाओं में लताओं से लिपटे हुए पेड़ शांत भाव से खड़े हैं। वे पानी रूपी आईने में अपनी शोभा देकर फूले नहीं समाते। इन तालाबों में लहर उसी प्रकार उठती हैं जिस प्रकार मनुष्य के हृदय में तरह तरह के मनोरथ उठते और मिटते हैं। पुनः कवि संध्या, रात्रि और प्रातः की प्रकृति सुषमा का वर्णन करते हुए कहता है कि संध्या के समय चारों दिशाओं में हर्ष निनाद होता है। विविध रूप रंगों के पक्षी झुंड के झुंड आते हैं। पल्लवों पर बैठकर मनोहर गीत और वृक्षों को वाद्य यंत्र बनाते हैं। सुबह के समय पक्षी एक दूसरे से ममता छोड़कर जहाँ तहाँ उड़कर लोगों को संसार की अनित्यता का पाठ सुनाते हैं। रात्रि में इन सुंदर दृश्यों को देखकर मनुष्य के हृदय में सुंदर भाव उठते हैं। शांत रात्रि के समय अंधकार से सारी प्रकृति ढकी हुई है। तारे मौन होकर आसमान में झिलमिलाते हैं। दिशाएं निवृत्त से हैं, मस्त हवा बह रही हैं और चंद्रमा उगने वाला है। इन प्राकृतिक दृश्यों को देखकर मनुष्य अपने शोक को भूल जाता है। अंत में कोई फलों और फूलों का वर्णन करते हुए कहता है कि लीची, बेल, सेव, आम, बादाम, दाल, बेदाना आदि रस से भरे विविध मेवों की भरमार है जिनके स्वाद तथा आकृति भिन्न भिन्न हैं। ये सब प्रभु की दिव्य रचनाएं हैं। कमल, केला, धतूरा, पिस्ता, गुलाब, मुकुल, नरगिस, चंपक आदि फूलों से घर घर की फुलवारी खिल रही है। रेगिस्तान में पथिक अपनी प्यास तरबूजे से बुझाता है। यहाँ जानवरों में ऊँट और लटाओं में भरूट ही मिलते हैं।
यहाँ धूप में चमकता हुआ बालू पानी सा जान पड़ता है और इस जल के भ्रम में बेचारा हिरन दौड़ दौड़ कर अपनी जान गंवा देता है। यहाँ सावन भादों में भी वर्षा की 2-4 बूंदें ही बरस पाती हैं। प्रकृति के ऐसे दृश्यों को देखकर क्यों न कोई हर्ष विमोहित हो। त्रिपाठी जी प्रकृति प्रेमी थे। उनके इस प्रकृति प्रेम का परिचय प्रस्तुत काव्य में मिलता है। प्रकृति चित्रण में त्रिपाठी जी ने अपनी ओर से कुछ नहीं मिलाया। जो दृश्य जैसा देखा वैसा ही उन्होंने अंकित कर दिया है। प्रभात, चांदनी रात, समुद्र तट, वन इत्यादि के वर्णन में कवि एक दार्शनिक की भांति प्रकृति से के उन विभिन्न रूपों को देखता है। वह जो कुछ देखता उसका हूबहू चित्र एक चित्रकार की तरह शब्द और अर्थ के सहारे कागज़ के पन्नों पर उतार देने की चेष्टा करता है और इसमें कवि को असातीर सफलता भी मिली है। प्रकृति का यथार्थ रूप प्रस्तुत करने में त्रिपाठी जी काफ़ी निपुण और कुशल है। वस्तुतः इससे प्रकृति चित्रण में चित्रात्मकता तथा सूक्ष्मता आ गई है। कवि ने जहाँ जहाँ प्रकृति का वर्णन किया है वहाँ दक्षिण भारत की प्रकृति के भव्य रूपों का मूर्त रूप उपस्थित किया है। इसलिए इनके प्रकृति वर्णन में स्थानगत विशेषताएं अच्छी तरह आ सकी हैं। वस्तुतः प्रकृति का संश्लिष्ट चित्रण करने में कवि कुशल है। पथिक के प्राकृतिक सौंदर्य में वस्तुतः इन्हीं 2 बातों की प्रधानता पाई जाती है। त्रिपाठी जी ने प्रकृति को सीमित दृष्टिकोण से नहीं व्यापक दृष्टि से देखा है। वे स्वच्छंदतावादी कवि हैं। उनकी स्वच्छंदता इन पंक्तियों में प्रकट हुई है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। वस्तुतः प्रकृति सदा सुंदरी है। उसके यौवन में उतार कभी नहीं होता। इसके विपरीत नारी का सौंदर्य क्षणिक है, नासवान है। तभी तो पथिक अपनी पत्नी से कहता है, प्रकृति सदा सुंदरी, तुम्हारा यौवन अस्थिर धन है। किंतु त्रिपाठी जी ने प्रकृति को मनुष्य से महान नहीं माना है। वे मानते हैं कि प्रकृति में मनुष्य से अधिक शक्ति है। उसमें प्रकृति की शक्ति को परास्त करने की अद्भुत क्षमता है। तुम में अद्भुत शक्ति अलौकिक अतिशय अधिक प्रकृति से कर सकते हो चकित प्रकृति को निसाधारण कृति से। त्रिपाठी जी ने प्रकृति के प्रति अपार भाव तन्मयता के प्रति अपनी उदासीनता प्रकट की है। उन्हें कर्तव्य से शून्य प्रेम मान्य नहीं। पथिक की पलायनवादिता कवि को स्वीकार नहीं है, क्योंकि जिस प्रेम में कर्म की हीनता हो वह स्वस्थ प्रेम नहीं है। त्रिपाठी जी ने प्रकृति की सुषमा और मधुरिमा का उल्लासपूर्ण वर्णन किया है, उनकी विभीषिकाओं का नहीं। उन्होंने प्रकृति का उद्दीपन रूप से अधिक वर्णन किया है, आलम्बन रूप में कम, जिसमें कल्पना से अधिक अनुभूति की गहराई है। समग्र रूप में कहा जा सकता है कि त्रिपाठी जी ने प्रकृति के उन्मुक्त रूप को ही हमारे सामने रखा है।